कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई सिर्फ सत्ता की लड़ाई। विधायक जी तो प्रोटोकॉल वाले हैं, प्रोटोकॉल में चलते हैं, उनके प्रोटोकॉल के आधार पर उनका मुलाकात होता है। तो चुनाव जीत कर जाकर प्रोटोकॉल वाले जो बन जाते हैं उनसे स्वाभाविक है क्षेत्र की जनता इतने दुख है, दुखी में है, वो 2023 में पता चल जाए। नमस्कार, इलेक्शन ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश राज सिंह और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 पे हमारा खास कार्यक्रम परिचय पत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिचय पत्र एक डिजिटल वीडियो लाइब्रेरी है जिसमें हम आपका परिचय करवाते हैं वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक और आने वाले समय में अलग अलग विधानसभाओं से अपने दावेदारी प्रस्तुत करने वाले संभावित प्रत्याशियों से। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम उपस्थित हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में। नया डिस्ट्रिक्ट बना है, ये नया जिला बना है और ये विधानसभा है बिलाईगढ़ विधानसभा। बिलाईगढ़ विधानसभा से आज हम एक ऐसे ही जाने माने शख्सियत से आपके परिचय करवाने वाले हैं, उनका परिचय रिकॉर्ड करने वाले हैं। इस क्षेत्र में आने के बाद जिस शख्स के नाम की चर्चा सबसे ज़्यादा हमारे को मिली, आज उसी शख्स के साथ हम बैठे हुए हैं और उनका परिचय रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सर बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत नमस्कार अविनाश जी, आप हमारे क्षेत्र में आए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा पहला सवाल आता है अपना परिचय अपनी जुबानी। हमारे कार्यक्रम की पहले सवाल की शुरुआत ही होती है अपना परिचय अपनी जुबानी से। जी। तो आपकी जुबान से अगर आपका परिचय हम जानना चाहें तो वो कैसे? मेरा नाम श्याम टंडन, मैं बहुजन समाज पार्टी का 2013-2018 का प्रत्याशी रहा हूँ और अभी आने वाले विधानसभा में भी हमारे बहुजन समाज पार्टी के संगठन की तरफ से मुझे प्रत्याशी लगभग जी तय माना जा रहा है हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से। जी। और मेरा राजनीतिक जीवन मेरे यहाँ मेरे दादाजी थे जी, उनके माध्यम से मुझे बहुजन समाज पार्टी को जानने समझने का मौका मिला। समय समय पर बहुजन समाज पार्टी में मैं संगठन का एक जिम्मेदार पदाधिकारी भी रहा हूँ जी। और निश्चित रूप से मैं पोलिंग से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुझे काम करने का अवसर बहुजन समाज पार्टी में मिला जी। और इसी तारतम्य में बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे बिलाईगढ़ विधानसभा के लोगों की सेवा करने के लिए 2013 का प्रत्याशी बनाया, 18 का प्रत्याशी बनाया। 2013 में हम लोग चुनाव लड़े तो लगभग 37,000 वोट हम लोगों को मिला था। हमारे सारे कार्यकर्ताओं के प्रयास से हम लोग पुनः इस क्षेत्र के लोगों के बीच में गए, उनके दुख में सुख में और अपनी व्यवहार का परिचय दिए। तो 2018 में हम 62,000 से ऊपर यहाँ के लोगों ने हम लोगों को वोट देने का काम किया और उसी कड़ी में अब उनके बीच में हम सक्रियता से लगे हुए हैं। 2023 के चुनाव में निश्चित रूप से लोगों का आशीर्वाद होगा हमारे ऊपर। आपने जैसा बताया कि आप 2013 से चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ तक हमारी जानकारी है आप पूर्व में पंचायत वगैरह में भी सेवा दिया है आपने। जी हाँ, मैं 2002 में वार्ड से पंच बना, फिर पंचायत के लोग मुझे निर्विरोध उप सरपंच भी बनाए। उसके बाद लोगों का सेवा करने के बाद जैसे अगले चुनाव 2005 का आया तो 2005 में महिला सीट होने के नाम पर हमारे यहाँ श्रीमती जी को सरपंच बनाए और उनको सहयोग किया लोगों के बीच में। आज भी मेरे यहाँ परिवार से मेरे बहू जो है, बड़े लड़के की पत्नी जो है, आज हमारे परिवार में सरपंच है। मतलब आज भी सरपंची आपके परिवार में है। आपने बताया 2002 से आप पंचायत में सरपंच रहे, 2013 में आपने विधानसभा चुनाव लड़ा। राजनीतिक जीवन में आने के पहले या आते इस वक्त जो एक हर किसी का एक विजन होता है, एक सपना होता है, एक मकसद होता है, वो मकसद क्या रहा था आपका राजनीति में आने के पीछे और उस मकसद को लेकर के आप अभी अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, मैं बचपन में पढ़ाई के बाद उस समय मैं ओल्ड मैट्रिक तक का शिक्षा किया। सब परिवार का सबसे बड़ा हूँ मैं। मेरे बाद 2 भाई और 3 बहन और हैं। हम लोग कुल मिला के 3 भाई और 3 बहन हैं, सबसे बड़ा हूँ। और घर में हमारे यहाँ दादाजी पिताजी के बाद घर की कुछ जिम्मेदारी भी मुझे देखना था, तो मैं ओल्ड मैट्रिक शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद में मैं चाहा कि मैं घर के गृहस्थ को देखूं। लंबे चौड़े हमारे खेती बाड़ी भी था तो फिर मैं सारे अपने भाइयों को पढ़ाया, बहनों को पढ़ाया। उन लोग आज कर्मचारी हैं और परिवार हमारा बढ़िया सुशिक्षित है। तो घर के कारोबार को देखने के लिए मैं एक अच्छा उन्नत
कृषि का काम किया, जिसमें बहुत सारे वैरायटी के दलहन, तिलहन, गेहूं, चना, धान जी, मतलब कृषि कार्य किया। व्यवहारिक तौर पे आप किसानी के साथ जुड़े रहे, खेती के कृषि साथ से जुड़े रहे। उनके बाद ट्रांसपोर्टर का भी काम किया हूँ, कॉन्ट्रैक्टर पत्थर ठेकेदारी का भी काम किया, ईंट भट्ठा भी चलाने का काम किया था। तो सामाजिक तौर पे तजुर्बा काफ़ी और समाज में तो मेरा उसी समय से दादाजी के साथ आने जाने में, क्योंकि वो एक अच्छे बहुत सामाजिक व्यक्ति थे, उन्हीं से ज़्यादा प्रेरणा मिला मेरे को। मतलब आपके प्रेरणा स्रोत आपके दादाजी? मेरे दादाजी हैं। वो मकसद क्या था, जो वो विज़न जो आप लेकर के चले कि राजनीति में आने? मैं देखा लोगों के बीच में गरीबी और ख़ास करके लोग के बीच में जो आपसी भाईचारा नहीं था। जी। अक्सर समाज में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आपस में गांव में लोग लड़ते थे। जी। और उसमें बहुजन समाज पार्टी का एक उद्देश्य था देश में भाईचारा बनाओ, माननीय काशीराम जी ने। उस कड़ी को मैं देखा कि वास्तविक में इस देश में जाति के नाम पर नफरत की भावना है, और ख़ास करके हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको लोग तिरस्कृत भावना से देखते थे, उनके साथ बहुत अन्याय अत्याचार करते थे। तो इस बात को मुझे लगा कि वास्तविक रूप में आज हमारे जो पिछड़े वर्ग के भाई हैं या अन्य लोग हैं, उन लोगों की वास्तविक जागरूकता नहीं होने के कारण ये सब हो रहा है, जबकि हम सब इंसान हैं। एक इंसान दूसरे इंसान का सहयोग किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे संतों ने, गुरुओं ने, महापुरुषों ने इस दिशा में सामाजिक परिवर्तन के लिए काम किया। बहुजन समाज पार्टी भी एक सामाजिक परिवर्तन है, तो इस दिशा में काम करे करके, और आज निश्चित रूप से उसका परिणाम है कि बिलाईगढ़ में सभी समाज के लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया, वोट किया। आज भी उनके समाज में गए। आज भी मैं अन्य समाज के बीच में ही, चाहे शादी हो, चाहे मरनी हरनी जो भी है, तो अधिकतर मुझे अन्य समाज के लोगों के बीच में जाने आने का मौका मिला, अपनी जो मानवतावादी विचार को उनके बीच में रखने का मौका मिला। और वहीं से मुझे लगा कि इसमें लोगों के बीच में बैठकर भाईचारा बनाया जा सकता है। आपका राजनीतिक सफ़र काफ़ी लंबा रहा है जी। तो इस लंबे राजनीतिक सफ़र में संघर्ष आज भी आपकी जारी है। ऐसे में सरपंची जबकि आपके पास आज भी है, आप सरपंच रहे हैं, ऐसे में आपके महत्वपूर्ण कार्यों पे प्रकाश डालने की अगर बात की जाए तो वो क्या हो? दरअसल क्या है, जो राजनीति है, समाज सेवा है जी, उनका मूल उद्देश्य को अगर देखें जी, तो निश्चित रूप से लोगों को की सेवा करने के लिए ही हमें प्रतिनिधित्व मिलता है। गरीबों को विशेष रूप से आर्थिक सहयोग मिले, कैसे मिले कि पंचायत का कोई फंड है, उस फंड से हम गरीबों के, क्योंकि गांव में इतने गरीब लोग हैं, उनके यहाँ आए दिन चाहे वो दुख का हो चाहे सुख का काम हो, और जब भी उनके यहाँ दुख या सुख का काम होता था तो वो दूसरे से हाथ फैलाते थे जी। तो हम चाहते थे कि हमारे पंचायत की ओर से उनको कुछ न कुछ चावल के रूप में, कुछ मिट्टी तेल के रूप में, कुछ शक्कर के रूप में, या थोड़ा बहुत कुछ आर्थिक सहयोग उनको मिले। से मैं जो है अपने पंचायत के लोगों को सहमत किया, और प्रायः मेरे पंचायती कार्यकाल में सारे लोगों के यहाँ जिसके घर में अगर शादी हो रहा है, जिनके बच्ची का शादी हो रहा है, या जिनके घर में कोई बुजुर्ग का अंतिम ये हो गया, तो उनके लिए हम लोग इस तरह की सहयोग करने का काम किए जी। उसके अलावा कई ऐसे हैं जिनको शासन का योजना के नाम से आवास दिया जाता था, तो ऐसे कई लोग हैं जिनके आवास तो उनको मिल गया लेकिन उसका फंड नहीं था। तो चूंकि उस समय मेरा पत्थर का ठेकेदारी था और ईटा भट्ठा भी चलाता था, तो मैं ऐसे लोगों को पत्थर के रूप में, ईटा के रूप में, या मेरे पास ट्रांसपोर्टिंग था तो उसमें रेती और मुरम मिट्टी, इस तरह का मैं मदद किया। 2013 में आपने संघर्ष किया, 2018 में आपने संघर्ष किया, विधानसभा नहीं पहुंच पाए, इस बार क्या लगता है? 2013 में मैं इस क्षेत्र में माननीय बहन जी ने मुझे सेवा करने के लिए इधर निर्देशित किए, तो ये मेरा एक पहला प्रयास था। मेरे पास कोई अनुभव नहीं था जी। लेकिन 2013 में इधर आकर हमारे सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैंने प्रयास किया, तो भले हम लोग चुनाव तो हार गए लेकिन अनुभव मिला जी। और उसी अनुभव को लेकर हम 2018 की तैयारी किए जी। और 2018 में हम लोगों को पुराना 2013 का जो अनुभव है, उस अनुभव से हम लोग 62,000 तक पहुँचे। हालांकि थोड़ा सा हमको कम, लेकिन इस बार
हम इतना ज़्यादा अनुभवी हो गए हैं, हमारे कार्यकर्ता भी इतना अनुभवी हो गए हैं कि हमें कहाँ पर कमजोरी है ये सारी चीज़ें नज़र आ गया है। मुझे लगता है हम यहाँ आने वाले विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मत से हमारे बिलाईगढ़ के लोगों ने जिताने का काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा, पूरा उम्मीद है कि हम आने वाले समय में यहाँ के लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी लोगों ने हम देंगे। 5 वर्ष बीतने वाले हैं जी, चुनाव आने वाला है जी, सरकार का कार्यकाल समाप्त होने वाला है जी। कैसा रहा सरकार का कार्यकाल? देखिए, चाहे सरकार हम कांग्रेस का देखें या बीजेपी का देखें, इनका चुनावी घोषणा पत्र को अगर देखें, जब भी चुनाव का समय आता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां अपनी अपनी मैनिफेस्टो जो है जारी करते हैं। लेकिन जैसे इन लोग सत्ता में बैठते हैं और सत्ता में बैठने के बाद अधिकतर इनका जो चुनावी घोषणा पत्र है वो दरकिनार कर दिया जाता है और कुछ नए मुद्दा को लेकर बड़े पैमाने पर शासन की योजना को उस दिशा में मोड़ दिया जाता है ताकि इस देश के छत्तीसगढ़ के लोगों को उनका वाजिब उनको फ़ायदा मिलना चाहिए, उस योजना का वो नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि अभी वर्तमान में देखें तो आप कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र में ढूंढेंगे तो कहीं पर भी नरवा गरुआ घुरुआ बारी नज़र नहीं आएगा। लेकिन सरकार बनने के बाद एकदम बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी, नरवा गरुआ घुरुआ बारी, आप भी कहीं पर भी गाँव में जाकर लोगों को एक बार पूछ के ही देख लें कि भाई इस योजना की फ़ायदा किन लोगों को मिला। ना तो किसी को नरवा का फ़ायदा मिला, न किसी को गरुआ का फ़ायदा मिला, न किसी को घुरुआ का, न किसी को बारी का। लेकिन सरकार का इतना बड़ा योजना है, इसमें कई लाखों का बजट लगा है, कई करोड़ों का इसमें बजट लगा है और उसका कोई लाभ नहीं मिला। सरकार जैसे कर्जा माफ़ की बात आया तो कर्जा माफ़ के लिए सरकार ने क्या किया, कांग्रेस की सरकार किसानों का इतना कर्जा माफ़ करने के लिए इतना बड़ा कर्जा ले लिया है। तो आज उस भूपेश बघेल जी ने जो कर्जा लेकर कर्जा माफ़ किया है, तो भूपेश बघेल जी ने जो कर्जा लिया, कांग्रेस की सरकार ने जो कर्जा लिया, उसको कौन छूटेगा जी। तो कुल मिलाकर आखिर हमारे जनता को ही छूटना है और उस कर्जा को अगर छूटना है तो स्वाभाविक है महंगाई को तो बढ़ाना पड़ेगा। तो आज चाहे सत्ता कांग्रेस के हाथ में रहे, चाहे सत्ता बीजेपी के हाथ में रहे, महंगाई तो आए दिन बढ़ते ही रहा है और महंगाई का मार तो सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को झेलना पड़ रहा है। साथ ही साथ आप 2500 रुपये कुंटल की इनकी जो घोषणा था, 2500 रुपये कुंटल तो कभी एक मुश्त दिए नहीं, बल्कि 2500 रुपया खरीदने के एवज में किसानों के ज़मीनों का रकबा काटा। जैसे सरकार का जो घोषणा पत्र की बात जो है, पूर्व में बीजेपी की गवर्नमेंट रहा है, उन्होंने बड़े पैमाने पर आदिवासियों को जर्सी गाय देने का वादा किया था, लेकिन किसी आदिवासियों को जर्सी गाय नहीं मिला, बल्कि रतन जोत के नाम पर, बायोडीजल के नाम पर देश के खजाने का कई लाखों करोड़ बंदरबाट हुआ। आज राज्य सरकार वर्तमान में भूपेश की कांग्रेस की सरकार जो है, किसानों के जो ज़मीनों का, कृषि ज़मीन जो है उनका रकबा घटाने के लिए जो निर्देश किए, पटवारी जो है बिना पूछे किसानों को उनकी ज़मीन का रकबा घटा दिया। हालांकि उनका पूरा ये शासन का योजना था, लेकिन आज सारे किसानों के सीने में एक पीड़ा तो है कि उनकी ज़मीनों का रकबा माइनस किया गया। आज 20 क्विंटल धान खरीदने की बात किया जा रहा है, जब उनको 5 साल का मौका मिला। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार था, उन्होंने निर्धारित 15 क्विंटल खरीदने का बात किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार बना तो 15 क्विंटल के ही 15 क्विंटल रखे। अगर वो किसानों के सच्चे हितैषी होते तो कम से कम 1 क्विंटल तो बढ़ाते, 16 तो कर देते, तब किसानों को कुछ भरोसा होता। अब उनके 5 साल कार्यकाल खत्म होने के बाद अब अगले बार फिर वो 5 क्विंटल की लालच दे रहे हैं, तो इससे तो लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। और लोग इस बार जिस तरह उनको 2500 रुपये कुंटल में खरीदने के नाम पर उनका रकबा काटा गया, निश्चित रूप से इस बार 20 क्विंटल के खरीदी के नाम पर जब किसानों को रासायनिक खाद की ज़रूरत पड़ता है, उस समय इतना ज़्यादा किल्लत होता है,
यूरिया जो खाद है उसको ढूंढना पड़ता है, मिलता नहीं, ब्लैक में 500 700 और हज़ारों रुपए बोरी में खरीदा जाता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सरकार की सही नीयत किसानों के हित में है। अगर किसानों के हित में रहता तो उसको आसानी से बारदाना मिल जाता, किसानों के हित में रहता तो उनको एक मुश्त 2500 मिल जाता, किसानों के हित में रहता तो उनको पूरा रकबा मिलता, किसानों के हित में रहता तो एक एक क्विंटल बढ़ाते जाते। लेकिन ऐसा कहीं नहीं। आज बड़े पैमाने पर लोगों की वोटों का बोली हो रहा है, बोली लगाया जा रहा है। और निश्चित रूप से आज पूरे छत्तीसगढ़ के किसान बेरोजगारों को अभी वर्तमान में, अभी लास्ट में वो बेरोजगारी भत्ता का घोषणा किया। उस घोषणा का प्रक्रिया को होते होते उसमें भी कुछ एकदम सेलेक्टेड लोगों का अभी दिए हैं, जो कांग्रेस समर्थित कार्यकर्ता हैं, समर्थित लोगों को ही, ताकि देश में बताया जा सके कि हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। निराश्रितों को 1000 रुपये पेंशन देने का बात किया, जबकि निराश्रित लोग वो लोग हैं जो इस देश के वो नागरिक हैं जिन्होंने इस देश में रोड बनाया, भवन बनाए, फसल पैदा किए, और आज वो जब बुजुर्ग हो गए, निशक्त हो गए, ऐसे लोगों की सरकार का जो योजना है निराश्रित पेंशन देने का, ऐसे योजनाओं के ऊपर सरकार जो 350 रुपये दे रहे हैं, उनका एक दिन का अगर देखें तो बड़ा मुश्किल में 12 रुपये पड़ रहे हैं। जबकि हम दूसरे तरफ जेल में देखें, एक अपराधी के लिए यही राज्य सरकार सैकड़ों रुपये खर्च करे पर डे, और एक निराश्रित हैं, उस निराश्रित के जीवन यापन के लिए 12 रुपये निर्धारित किया, और उस 12 रुपये को भी सही समय पर नहीं दिया जा रहा है। आज निराश्रित जो इतने दुखी है, असहाय लोग इतने दुखी है, इतने पीड़ित हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका जो ये है राज्य सरकार के ऊपर जाएगा। उनकी आह जरूर कांग्रेस सरकार की। एक लाइन में अगर मैं बोलूं कि एक लाइन में अगर सरकार की समीक्षा करें तो वो एक लाइन क्या हो? सरकार की समीक्षा में एक लाइन में यही कह सकता हूं कि सरकार ने सिर्फ लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़े बड़े वादाएं करके सत्ता में आने का काम किए, और जैसे उनको सत्ता में आए तो उन्होंने अपनी वादा से मुकरा, और इसका परिणाम आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ के लोग उनको देंगे। आप बिलाईगढ़ से आते हैं, 43 नंबर विधानसभा जी। आपके विधानसभा की मैं बात अगर करूं जी, तो वर्तमान विधायक जो यहाँ से जीत करके गए हैं जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा 5 वर्ष? विधायक जी तो प्रोटोकॉल वाले हैं, प्रोटोकॉल में चलते हैं, और उनके प्रोटोकॉल के कारण हमारे क्षेत्र के अधिकारी परेशान हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं वो परेशान हैं, क्योंकि उनको उनके प्रोटोकॉल के आधार पर उनका मुलाकात होता है, और वो प्रोटोकॉल सिस्टम वाले हैं। तो चुनाव जीत कर जाकर प्रोटोकॉल वाले जो बन जाते हैं, उनसे स्वाभाविक है क्षेत्र की जनता कितने दुखी में है, वो 2023 में पता चल जाए। आप स्वयं एक किसान रहे हैं जी, और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार जो है वो किसानों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े दावे करते रहे हैं जी। तो एज ए किसान, एक किसान के तौर पर आप सरकार को कैसे देखते हैं? जिस तरह से सरकार को जनगणना जो होता है, जनगणने के माध्यम से हमारे राज्य में कितने वन भैंसा है, कितने शेर है, कितने भालू है, कितने बकरी है, कितने आदमी है, कितने महिला है, कितने पुरुष है, सारे चीज़ की जानकारी उनको रहता है। तो इतना भी तो जानकारी है कि हमारे देश के किसान, हमारे छत्तीसगढ़ के किसान जो है कितने एकड़ ज़मीन पर कृषि कार्य करते हैं, तो उनको कितना बीज चाहिए, कितना खाद चाहिए, तो सरकार को पहले से पता है। लेकिन आप देखेंगे तो जब बीज का समय रहेगा तो किसानों को बीज नहीं मिलता, जब किसानों को खाद की ज़रूरत है तो खाद नहीं मिलता। इससे स्पष्ट होता है यहाँ की जो कांग्रेस की सरकार या चाहे बीजेपी का भी रहा हो, उन्होंने किसानों के हित में कभी सोचा नहीं, न कभी किया नहीं। फॉर्मेलिटी में कुछ थोड़ा बहुत करने का काम किया। वास्तविक रूप में अगर किसान हितैषी रहते तो किसानों के लिए पर्याप्त बीज, पर्याप्त खाद और उन्नत उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था आज तक हो जाता। 5 वर्ष बीत गए हैं, फिर से चुनाव आने वाले हैं जी। आप लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच में जी। वर्तमान विधायक भी जा रहे होंगे, सरकार के लोग भी जा रहे होंगे, अपने रिपोर्ट कार्ड को रख रहे होंगे जी। आने वाले समय में आपके क्षेत्र की मैं बात करूं, बिलाईगढ़ की मैं बात करूं जी, तो चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं? इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है? आप लोग कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ने वाले हैं? देखो अविनाश जी, बहुजन समाज पार्टी का आज तक कोई चुनावी घोषणा पत्र नहीं रहा है।
बहुजन समाज पार्टी चाहता है कि इस देश का जो संविधान है उस संविधान की सारे नियम लागू हो जाए। साथ ही साथ संविधान में इस देश में सभी जाति के, सभी धर्म के, बेरोजगारों के हित में, किसानों के हित में, सारे लोगों के हित में जो नियम बना है, अगर वही नियम लागू हो जाए तो किसी को और कुछ एक्स्ट्रा घोषणा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो इस देश की सरकार सत्ता में जो भी बैठे, उनको इस देश के जो नागरिक हैं उनके लिए जो मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकार को लागू करना राज्य सरकार, केंद्र सरकार की मतलब उनकी ड्यूटी है। लेकिन आप देखें तो आज बेरोजगारों के लिए कोई काम नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ में चाहे आप इधर कोयला का देखो, चाहे इधर एल्युमिनियम देखो बाल्को का, चाहे इधर आप बलौदाबाजार ज़िले में ही देखेंगे तो 7 अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सीमेंट फैक्ट्री है। इधर बैलाडीला भिलाई स्टील प्लांट, इतने सारे खनिज संपदा से परिपूर्ण हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगा है। लेकिन आप वहां जाके देखना, स्थानीय छत्तीसगढ़ियों को बड़ा मुश्किल में 2-4% जगह मिला होगा। तो इसलिए न राज्य सरकार न शासकीय नौकरी में भी कहीं वैकेंसी दे रहा है और न ही प्राइवेट नौकरी में स्थानीय छत्तीसगढ़ियों को कोई काम मिल रहा है। तो इस तरह के लोगों को ऐसी सरकार बने जो स्थानीय छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में, बेरोजगारों के हित में, नौजवानों के हित में और गांवों के हित में काम हो। तो ऐसा हम चाह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार रहा और उन्होंने बहुत सारे अपना नमूना पेश किया। आज उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी भले सत्ता में नहीं है, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में एक जनाधार वाली पार्टी है और उन्होंने इस देश में एक सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक आंदोलन का, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी ने आंदोलन किया, मान्यवर काशीराम जी ने, उनका आंदोलन धीरे 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 बढ़ते गया और जितना बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन बढ़ा, तब से ये कांग्रेस और बीजेपी घोषणा करने में लगे हैं और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में उनका जनाधार बढ़ा है। लोग अगर सीट के आंकड़े में देखेंगे तो नहीं, आज ऐसा देश का कोई गांव नहीं है जहां बहुजन समाज पार्टी का झंडा उठाने वाला व्यक्ति ना हो। तो आज बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन के रूप में सारे समाज के लोगों के बीच में पहुंचा है और आज निश्चित रूप से माननीय काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी को लेकर आया, लेकिन आज बहन कुमारी मायावती जी ने इनको सर्वजन के हित के लिए काम करना शुरू किया। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सारे लोगों को इस बात को समझ में आ रहा है और इनका ये मिलेगा। यही हमारा देश में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन है, वही बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के आप केंद्रीय नेतृत्व करता है प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आप प्रदेश महासचिव भी हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव को लेकर के, आगामी चुनाव को लेकर के बीएसपी का मैनिफेस्टो क्या होने वाला है? बहुजन समाज पार्टी का चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? इलेक्शन ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है? बहुजन समाज पार्टी आज तक चुनावी घोषणा तो कभी नहीं किए हैं, लेकिन निश्चित रूप से माननीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश में हमारे जो प्रभारी लोग हैं, हमारे प्रदेश के संगठन के लोग हैं, निश्चित रूप में आज उस दिशा में संगठन को और ख़ास करके अपने इस संगठन को पोलिंग बूथ स्तर की जो कमेटी और अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए माननीय बहन जी का आम सभा और उसके पहले हमारे तमाम जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के कोऑर्डिनेटर लोग हैं, उन लोगों का पूरे विधानसभा में मीटिंग चल रहा है। लोगों के बीच में हम संगठन के पदाधिकारी बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरह उत्तर प्रदेश में बीएसपी का गवर्नमेंट बना और उसमें गरीबों के हित में, बेरोजगारों के हित में, छोटे व्यवसायियों के हित में, सभी समाज के हित में जो काम करने का अवसर मिला, अगर हम लोग अपने छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की परिस्थिति लाएं तो उसका लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मिलेगा। ऐसा लोगों के बीच में हम लोगों का एक
रणनीति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2023 और 24 चुनावी वर्ष हैं। आने वाले समय में 23 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 24 में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में केंद्र के मुद्दे राज्य में कितने प्रभाव रखने वाले हैं? देखिए अविनाश जी, केंद्र का जो मुद्दा है कि यहाँ जो आवास योजना जो चल रहा है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार अगर कहीं चाहता कि यहाँ के लोगों को आवास उनको मिलना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार के मत्थे केंद्र बोल रहे हैं कि हम केंद्र सरकार दे रहे हैं, लेकिन आपके राज्य सरकार ने उस पैसे का सही लोगों तक पहुंचाने का काम नहीं किया। और राज्य सरकार कह रहे हैं कि केंद्र जो है हमें रोक के रखा है। तो इस तरह मैं पूर्व में भी देखा हूँ, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर और बीजेपी कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर पल्ला झाड़ने का काम हमेशा होते रहा है। और इस बात को यहाँ के जनताओं ने समझ चुका है कि जिनकी अगर नियत इस देश के गरीबों के किसानों के हित में होता तो स्वाभाविक है केंद्र सरकार का योजना लोगों तक पहुँच जाता। लेकिन केंद्र सरकार का भी योजना उसी तरह है जिस तरह राज्य सरकार की। केंद्र के मुद्दे राज्य में प्रभाव रखने वाले हैं या नहीं रखने वाले हैं? देखिए, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस तरह से जो महंगाई आसमान छू रहा है, चाहे वो डीजल हो चाहे गैस हो, इनसे सब परिचित हैं, सब दुखी हैं, गरीब लोग हैं। लेकिन सरकार का नीतियों का तो स्वाभाविक है पालन करना पड़ेगा। लेकिन आज आप सारे अधिकारी कर्मचारी को भी देखें तो आज उन लोग भी राज्य सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजनाओं के विरोध में हैं, धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। अभी पंचायत सचिव लोग धरना प्रदर्शन में, इसके पहले गुरुजी लोग बैठे थे। तो इस तरह का जब यहाँ कर्मचारी लोग ही इतना पीड़ित है तो आम गरीबों का क्या हाल? आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, चुनाव आने वाले हैं जी। पूर्व में भी आप प्रत्याशी रहे हैं, चुनाव लड़े हैं, आपका जनता के बीच से आना जाना रहा है हमेशा से। इस बार के चुनाव में आप अपने जनता के बीच में अपनी तरफ से अपने क्या संकल्प और कौन से वादों के साथ जा रहे हैं? देखिए अविनाश जी, मैं लोगों से 2013 से तो उतना ज़्यादा जुड़ नहीं पाया था, लेकिन 2018 में बहुत ज़्यादा समय उन लोगों के बीच में लगाया हूँ। और 2018 चुनाव के बाद अभी 2023 के चुनाव आते तक मेरे से बन पड़ा जितना दुख सुख और उनके जो भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, तीज त्यौहार है, उसमें उन लोगों के बीच में जाने का मौका मिला। और जब जब भी मैं उनके बीच में गया हूँ तो मैं प्रयास किया हूँ कि हम सब लोगों को के अंदर में राजनीतिक जागरूकता आना चाहिए, क्योंकि इस देश में राजनीतिक शक्ति है और जो राजनीतिक शक्ति के कारण इस देश के सारे जो मौलिक अधिकार है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे कृषि हो, चाहे कोई भी विकास हो, ये राजनीति से ही होता है। और राजनीति में हम लोग अपरिचित रहेंगे, न हम कांग्रेस को समझ पाएंगे, न बीजेपी को समझ पाएंगे और न ही बीएसपी को समझ पाएंगे। तो इस तरह के अगर हम कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी की विचारधारा को नहीं समझ पाएंगे तो हम लोगों को वास्तविक राजनीति और हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोगों को इन सभी विचारधाराओं को जानना जरूरी है और उसी को हम लोगों के बीच में बताने का काम करते हैं। और स्वाभाविक है कि आज हमारे बिलाईगढ़ के लोगों के बीच में जब भी मैं बैठता हूँ तो निश्चित रूप से उन लोगों के अंदर में बहुत बड़ी जागरूकता है, उन लोग समझते हैं और निश्चित ही लगता है मुझे कि आने वाले समय में लोग अपनी जागरूकता का परिचय देंगे। आपके विधानसभा की मैं बात करूं बिलाईगढ़ की जी, तो ज़्यादातर संख्या शायद आदिवासियों की है, आदिवासी बहुल आपका क्षेत्र है। ये शेड्यूल कास्ट बाहुल विधानसभा है, सबसे ज़्यादा आबादी शेड्यूल कास्ट का है और लगभग उसके बाद में आदिवासियों का है। आपके शब्दों में दूसरे नंबर पे ही सही, लेकिन आदिवासियों की संख्या यहाँ है। जी हाँ।
ऐसे में वर्तमान सरकार की नीतियां आदिवासियों को लेकर के कैसी हैं, इस पे आप प्रकाश डालेंगे। और आदिवासियों को लेकर के बीएसपी की और आपकी अपनी क्या सोच है, उस पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, आदिवासियों के लिए आज तक चाहे राज्य का कांग्रेस या बीजेपी की सरकारों ने जितने भी योजनाएं आदिवासियों के हित में इन लोग बनाए हैं, आज भी एक भी उनका फ़ायदा किसी आदिवासी को नहीं मिला। आज मैं इस विधानसभा के वनांचल क्षेत्र में जाता हूँ, वो घोर बीहड़ में रहते हैं, उनके आसपास पूरे सैगोन का जंगल है। उस सैगोन के लकड़ी को लाकर चूल्हा जलाते हैं, खाना बनाते हैं और ज़मीन में सोते हैं, अपने लिए खाट भी नहीं बना पाए, ऐसा स्थिति है। आज मैं कईयों आदिवासियों के उनके घर को देखा, उनको ज़मीनों को देखा। उनके ज़मीनों में उबड़ खाबड़ ज़मीन है, वो अपने ज़मीन को भी सुधार नहीं कर पा रहे हैं। और अधिकतर उनका जो ज़मीन है वन भूमि पट्टा है। राज्य सरकार चाहे वो कांग्रेस की बने या बीजेपी का, उनके साथ इतना बड़ा मतलब ये किए हैं कि उनको 2 साल 3 साल का पट्टा दे देते हैं चुनावी वर्ष में, और जैसे 2-3 साल का पट्टा लेकर फिर अगले चुनाव आता है तो फिर उनको पट्टा बनवाना पड़ता है। आज तक उनको पूर्ण स्थायी ज़मीन का पट्टा नहीं मिला है। और जब उनका ज़मीन ही अस्थायी है, स्थायी नहीं है, तो उनकी स्थिति क्या हो। बीएसपी कैसे सोचती है? बीएसपी तो इस देश में संविधान की 5वीं अनुसूची के आधार पर आदिवासियों को जो का मौलिक अधिकार है, उनके वो जहाँ रहते हैं उस ज़मीन के अंदर में जो भी खनिज पदार्थ है, उस खनिज पदार्थ का मालिक आदिवासी है। जो जहाँ रहता है वो वहाँ का मालिक है। लेकिन राज्य सरकार आदिवासियों को हटाकर हसदेव वहाँ आदिवासियों को हटाकर जंगल को काटकर वहाँ कोयले निकाला जाने का राज्य सरकार का है। आप इधर देखेंगे तो जब भी अगर राज्य सरकार को कोई ज़मीन की ज़रूरत होता है तो वहाँ आदिवासियों को हटाकर बड़े पैमाने पर चाहे वो डैम बनाना हो, चाहे कोई कल कारखाना लगाना हो, तो हम बहुजन समाज पार्टी चाहती है कि आदिवासियों के हित में जो भारत में संविधान में जो अनुसूची बना है, उन अनुसूची का पूरा लाभ आदिवासी को मिले, ये बहुजन समाज। प्रदेश में छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो प्रदेश में 2 बड़ी पार्टियों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, बड़े नेताओं के बीच में उठापटक चल रही है। लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस की लड़ाई जो है सिर्फ सत्ता का है और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई भी सिर्फ सत्ता के लिए है। और सत्ता के लिए उन लोग खरीद फरोख्त करते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी वास्तविक रूप से इस देश के विकास के लिए, इस देश के तमाम लोगों के हित के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई सिर्फ सत्ता की लड़ाई। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो धर्मांतरण और बजरंग दल या हिंदू के एक दल को बैन करने की बातें, ये 2 मुद्दा अभी काफ़ी तेज़ी से आपके छत्तीसगढ़ में चल रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, धर्मांतरण तो जब लोगों के बीच में हम जाते हैं तो लगता है कि लोग गरीबी के कारण, उनको न्याय नहीं मिलने के कारण निश्चित रूप से उन लोग धर्मांतरण की दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर उनको न्याय मिल जाता, सम्मान मिल जाता, उनको कुछ रोजगार मिल जाता तो अपनी जगह स्थापित रहते। और एक तरफ लोग बेरोजगार हैं तो कोई दूसरे धर्म के लोग उसको कुछ काम दे रहे हैं तो स्वाभाविक है उस दिशा में जाएंगे, या कोई उसको सम्मान दे तो निश्चित है उस दिशा में जाएंगे। तो इस तरह से हो रहा है। और रहा सवाल बजरंग दल का, तो बजरंग दल के लोग जो है वो जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, तो बजरंग दल में भी काम करने वाले कोई दूसरे लोग नहीं हैं, वही लोग हैं। उनको भी उनसे उसी तरह का एक करवाया जा रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि इस देश के अंदर में सबको अगर सम्मान मिल जाए, सबको काम मिल जाए, तो निश्चित रूप से ये मुद्दे गौण हो जाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप अपने क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहें तो वो क्या होगा? मैं अपने क्षेत्र के लोगों से का प्रणाम करता हूं
और उनसे अपील करता हूँ कि मैं आपके लिए कोई नया चेहरा नहीं हूँ। आप लोगों के बीच में 2013-2018 में जाकर आप लोगों के हित में कुछ काम करने का प्रयास किया और निश्चित रूप से आप लोगों का सहयोग मिला है। आप सभी ने पिछले 2018 के चुनाव में मुझे अपार सहयोग किए, मुझे आप लोगों ने एक अवसर देने का प्रयास किए और आने वाले 2023 के चुनाव में आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का आशीर्वाद मिले ताकि मैं आप लोगों का सेवा कर सकूं। यही आप लोगों से निवेदन विनती करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ श्याम टंडन जी। ये बहुजन समाज पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, और छत्तीसगढ़ में ही ये प्रदेश महासचिव भी हैं बहुजन समाज पार्टी के। वर्तमान में ये बिलाईगढ़ विधानसभा से संभावित प्रत्याशी के तौर पे इनसे हमने आपका परिचय करवाया। ये छत्तीसगढ़ का जिला है बिलाईगढ़, विधानसभा 43 नंबर बिलाईगढ़, जिसमें हम परिचय कर रहे थे श्याम टंडन जी से। ऐसे ही अलग अलग विधानसभा में अलग अलग संभावित प्रत्याशियों से हम आपका परिचय करवाते रहेंगे, हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। आप देखते रहिए हमारे चैनल को, ब्लूप्रिंट, टुडेज ब्लूप्रिंट को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।